चलिए ओके, हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था टॉप 30 करके, जिसके मैंने आपको 4 क्लासेस दे दी थी। आज आपकी क्लास नंबर 5वीं यानी कि 5th है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं, तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। अगर दोबारा पूछे जाएं तो हमें कौन से आंसर लगाने हैं, ओके, या फिर उन आंसर के पीछे क्या तर्क है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में या फिर आगे वाले टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है बिल्कुल, और मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दिया गया था। आप जहां से जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे कनेक्ट कर लीजिए। जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, जो गुड इवनिंग कह रहे हैं गुड इवनिंग, ओके। चलिए व्हाट्सएप, क्या बात है यार, आज बच्चे जुड़े नहीं है, क्या बात है। ओके, नोटिफिकेशन नहीं गया है क्या? ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है और मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम पर शेयर नहीं करा क्या? एक बार चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने तो कर दिया है जहाँ तक ख्याल है। ओके 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 ओके, टेलीग्राम और वहाँ पर शेयर नहीं करा आज। चलिए कोई नहीं, 2 मिनट वेट कीजिए जरा, मैं एक बार इसको शेयर कर दूँ। ओके, मैंने शेयर करना स्किप हो गया माइंड से, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। लीजिए, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया और व्हाट्सएप पर भी दोबारा शेयर कर दिया या नहीं करा पता नहीं। एक बार और देख लेता हूँ करा है कि नहीं करा, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं करा होगा तो मैंने दोबारा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कनेक्ट होना चाहते हो वैसे कनेक्ट हो जाइएगा अपनी। अब करते हैं क्लास स्टार्ट। चलिए बिल्कुल, अब बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं डियर, मैंने टेलीग्राम पर करना स्किप हो गया था माइंड से, अब कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया, यूट्यूब से भी आ गया। जहां से जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाइएगा, तीनों तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल गया है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आप छोड़िए, लेट नहीं करते अपना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे जैसे कर रहे हैं वैसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई नोटबुक निकालने की जरूरत नहीं है, अपना बस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे से पहले आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रखा है देखिए, बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां, जो गणित में आपकी बुक्स में पहेलियां होती हैं, जो पजल्स होते हैं, मदद करती है। किस चीज में मदद करती है? तो विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। बिल्कुल डियर, ये गलत है। जिस जिस बच्चों ने लगाया कि जो पहेलियां वगैरह होती हैं वो फन के लिए करती है, नहीं, वो फन के लिए नहीं होती, मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए होती है। आगे बोल रखा है समस्या, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर बोल रखा है समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में और समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। पहली बात है, आपको एक में देखा जा रहा, परख रहा, मतलब आपका टेस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहेलियां जो चढ़ी जाती हैं वो आकलन के नहीं होती, वो आपको तर्क वितर्क करने के लिए दी जाती है, यानी कि प्रमोटिंग के लिए की जाती है, प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने लगाया सी, सुमित, मनोज, पिंकी, सभी बच्चों का सही है। सी इज द राइट आंसर, कि प्रॉब्लम स्किल को, जो सॉल्विंग स्किल होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि विद्यार्थी गणित समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि। तो देखो, मैंने आपको बोल रखा है कि कोई भी चीज बच्चा जब सीखता है नया नया, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, गलतियां यानी कि एरर्स तो करेगा ही करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो एरर करने की, जो गलतियां करने की प्रवृत्ति होती है, वो सीखने सिखाने का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है, जो कि समय के साथ दूर होता रहता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, वह एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। तो बिल्कुल ही गलत है कि एक से अधिक ज्यादा पुस्तक पढ़ोगे तो गलतियां नहीं होंगी क्या? नहीं डियर, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक आर्थिक, ये तो बिल्कुल ही आप देखते ही गलत मार दीजिए कि उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार या उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, नहीं। कभी भी जो गलतियां होती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं होती है आपकी, आर्थिक तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वह अर्थ निर्माण, ये है आपका बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाए अर्थ निर्माण, यानी कि वहां पर वो क्या कर रहा है, जो उसका कंसेप्ट है उस चीज को समझने की, उसकी मीनिंग जानने की वो कोशिश कर रहा है, उसके वैकल्पिक निर्वचन करते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सी ही लगाए थे ऑप्शन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है देखिए, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक जो शिक्षक है यानी कि टीचर है पट्टियां मोड़ने वाली गतिविधियां का प्रयोग कर रहा है। ध्यान रखिए क्या बोल रखा है, प्लानिंग ए लेसन ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस एडिशंस, यानी कि एडिशंस को उसकी योजना बनाते हुए संकल्पना को पट्टी को मोड़कर सिखाया जा रहा है। एक दिन उसने मोड़कर सिखाया आधी पट्टी को, एक दिन उसने सिखाया कि 1/4 कैसा होता है, और एक दिन उसने सिखाया 1/8 कैसा होता है। तो एक एक करके सिखाया जा रहा है, पहले ये फिर ये और फिर ये। अब ऐसा करने के पीछे क्या है, उपयुक्त गतिविधि जो है वो किस चीज के लिए आपकी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पोस्ट बोल रखा है, पाश्य बोल रखा है, जहां पर ये हो दे रखा हो, पिछले का नहीं बोल रखा हो, नई सीखने की चीजों को सीखने में पुरानी चीजों को जोड़ता हुआ चल रहा है, और वो कहां पर है, तो वो ऑप्शन नंबर एक्टिविटी और पूर्व की गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया कि जो भी चीज सिखा रहा है ना उसको पिछले वाले ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाते हुए चल रहा है, पूर्व की गतिविधि के साथ वो जोड़ते हुए सिखाते हुए चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश के ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो डियर कुछ ऑप्शन आपको विजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरा फेस सामने आ जाता होगा। ओके, तो उस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अभी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को क्या बोल रखा है, समान आकृति का मिलान करने के लिए कहता है, जो कि आपके सेम है शेप्स, उसको मैच करना है। जैसे कि देख सकते हो ये राइट एंगल है, इधर भी एक रेक्टेंगल है, ऐसे मैच करने के लिए उसने बोला है। तो इस खेल का उद्देश्य क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे है आपके ऑप्शन, पढ़िए और बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखो पहला कि हाथ और पांव का जो आपका आंख और हाथ का है उसका समन्वय कराने की, यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की। अरे यार मैचिंग करने से कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात थोड़ी होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा आपका कि जो भी वो कंसेप्ट है उसमें सिमिलरिटी, यानी कि जो भी आपकी वहां पर समग्र समानता या फिर अवधारणा है उसको विकसित करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है वातावरण को व्यस्त या फिर आनंदीय बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कभी भी जो ऑप्शन होते हैं ना आनंद वगैरह प्रदान करने के लिए, ये नहीं होते हैं किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जैसे कि ये है। तो इसमें आपका जब मैचिंग किया जा रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए इसमें यहां से राइट एंगल है, इसमें यहां से है, तो बच्चों को अलग अलग फेस करके समझाने की कोशिश करी जा रही है ताकि बच्चा उसमें क्या करे, तर्क करे। ओके, तो ये तो ऑप्शन आप यहीं पर ही गलत कर दो। या फिर विभिन्न क्या बोल रखा, अभिविन्यासों से समान आकृति, क्या बोल रखा है, समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। देखते ही लगा लो ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखो पहले में जो था वो राइट हैंड साइड से था, दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। फिर आपका यहाँ पर ये देखोगे तो ये उल्टा की तरफ है, ये फिर सीधे की तरफ है। बच्चा मैच तो इससे कर देगा, लेकिन सिखाया क्या जा रहा है, अलग अलग आयामों में समान आकृति को पहचानने में बच्चों की मदद की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है, यानी किसके रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। 2006 की सीबीएसई सिलेबस के अनुसार, 2006 के राज्य बोर्ड के प्रस्तावित यानी कि जो सिलेबस था उसके अनुसार, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, या राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अनुसार। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया था। एनसीएफ जो है उसका एक पार्ट है। ओके, एनसीएफ जो है उसका एक पार्ट है। ध्यान रखिएगा जितनी भी आपकी शिक्षा संबंधित है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी। एनसीएफ जो है उसका पार्ट है, और एनसीएफ में ये ध्यान रखा गया है कि बच्चे की जो भी चीज सिखाई जाएगी वो दैनिक जीवन के साथ जोड़कर सिखाया जाएगा। एजुकेशन जो बुक लिखी गई थी वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ओके, ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, ये सारे के सारे बच्चे गलत हैं। ठीक है चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, उसके बाद अब तक कोई आई नहीं है, अभी जो है वो काम चल रहा है उस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संगणनीय उद्देश्य, यानी कि मेन बात जो है, देखो नैरो तो होना चाहिए वो आप सभी को पता है, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या रखकर बनाया गया है, मतलब उसमें किस चीज का विकास करा गया है। तो अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ोगे
तो वहां पर शुरू की 2 ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनसीएफ कहता है कि बच्चों को गणित सिखाने का मतलब ये है बच्चे में गणितीय कौशल का विकास करना। क्या करना? गणितीय कौशल का विकास करना। यहां पर गणितीय कौशल तो नहीं दे रखा, लेकिन संख्यानात्मक कौशल यानी कि न्यूमेरिक रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं वो विकसित करना, मतलब मैथ्स की ही बात करी गई है। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। कुछ बच्चों ने इसका डी लगाया होगा, मुझे पता है। क्या बोल रखा है? रेखीय बीजगणित। ध्यान रखिएगा, लीनियर अलजेब्रा के द्वारा जो दैनिक जीवन होता है उसकी समस्या की शिक्षा नहीं, दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जाती है। रेखीय बीजगणित से जोड़कर नहीं, दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा देती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि एक शिक्षिका कंप्यूटर सहायक अधिगम, जो कि CAL होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है, जिसमें सारी की सारी चीजें कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है और उसके द्वारा बच्चा पढ़ रहा होता है। कक्षा में स्क्रीन पर त्रिभुज के बारे में एक कार्यक्रम क्या कर दिया उसने? चला दिया, चलाती है, और कक्षा में पीछे जाकर एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक दर्शक के रूप में बैठ जाती है। अब ऐसा करेगी तो अधिगम पर आधारित इस प्रकार का कंप्यूटर सहायक अधिगम जो होगा वो की सीमा हो सकती है। तो आप सभी को, जब मैं आपका मेन पेडागोजी में CAL पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बोला था कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव ये था कि बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि जहां पर भी बच्चे को कोई दुविधा आती थी तो उसको कोई समझाने वाला नहीं होता था, और कोई समझाने वाला नहीं होगा, दुविधा आएगी तो उसके सीखने सिखाने की जो प्रगति होगी वो वहीं पर ही रुक जाएगी। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देखिए, पहला, शिक्षक शिक्षार्थी अंतर क्रिया की अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थी जो होंगे वो असमंजस में आ सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने वही बात बोली कि यहां पर जो है वो टीचर और शिक्षार्थियों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। अगर किसी में डाउट होगा तो बच्चा पूछ नहीं सकता है, कंप्यूटर में जो चीज फीड है वही आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर ऐसी कहीं दुविधा आई तो बच्चा क्या होगा? असमंजस में पड़ जाएगा, दुविधा में पड़ जाएगा, और उसका डाउट क्लियर ना होने के कारण उसकी कहीं ना कहीं एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, एक ही जगह पर फिक्स हो जाएगी। ओके, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। मेन पेडागोजी पढ़ाते समय मैंने यही पॉइंट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। ओके, ये देखिए यहां पर बोल रखा है विद्यार्थियों की अपनी गति के अनुसार क्या बोल रखा है? समझने का अवसर मिलता है। देखिए आपने क्या बोला यहां पर, जब आप इसके अनुसार सिखाते हो, ये तो बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके अनुसार सिखाने पर बच्चा जो होता है वो अपने अनुसार समझता है, आवश्यकता के अनुसार समझता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रखा है कि अधिगम पर आधारित इस प्रकार कंप्यूटर सहायक अधिगम की सीमा हो सकती है। सीमा हो सकती है। ओके, यहां पर अगर आप सीमा नहीं समझ पाए तो इंग्लिश में समझिए, डिसएडवांटेज पूछा गया है। ये है आपका एडवांटेज। क्वेश्चन में आप यहां पर यही फंस गए कि यहां पर बोल रखा है डिसएडवांटेज, यानी कि यहां पर आपका पूछा गया था कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। क्या बोल रखा है? सामान्य से विशिष्ट। मैंने आपको पढ़ाया था साइकोलॉजी में, विशिष्ट से सामान्य है, सामान्य से विशिष्ट, या फिर मैथ पैडागोजी में पढ़ाया था कौन से अंदर ये क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो डिडक्टिव मेथड के अंदर आता है, निगमनात्मक विधि के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर सी क्यों नहीं? तो मैंने आपको बोला ना डियर, उसने डिसएडवांटेज पूछा था, एडवांटेज नहीं पूछा था। एडवांटेज पूछा जाता तो सी सही था। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एडवांटेज पूछा गया है कि डिसएडवांटेज पूछा गया है। ओके, चलिए, तो ये जो होता है सामान्य से विशिष्ट वो निगमनात्मक विधि होती है, जिसमें आपका पहले नियम बताया जाता है, फिर आपका उदाहरण, और विशिष्ट से सामान्य जो होती है वो आगमनात्मक विधि होती है, जिसे आगमन विधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य है, यानी कि जो टीचर है उसका मोटिव क्या है इसके पीछे? तो सीधी सी बात है कि एक वर्ग जो है, एक स्क्वायर जो है वो किस प्रकार से आपका समांतर
चतुर्भुज हो सकता है उसके बारे में पूछा गया है। तो सीधी सीधी सी बात है, तर्क करने की बात करी जा रही है, उसमें उसको मौका दिया जा रहा है, उसमें अवसर दिया जा रहा है कि बच्चा इस चीज के बारे में सोच सके कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या नहीं है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए, विद्यार्थियों को मुक्त अंतर वाले प्रश्नों से परिचित। देखो मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं, इसमें कुछ चीजें फिक्स होती है जैसे कि चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें आपकी कुछ चीजें फिक्स होती हैं, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं होगा। आगे बोल रखा है विद्यार्थी के लेखन कौशल को सुधारना। यार देखो यहां पर लेखन कौशल के लिए आपको सतुलेख, सुलेख या फिर किसी अपने विचार को लिखने के लिए बोला जाता, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में अंतर करने के लिए नहीं बोला जाता। विद्यार्थियों को चिंतन और मनन, ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। चिंतन और मनन, सोचने और तर्क वितर्क करने की बात वहां पर की गई है और उसको अवसर दिया गया है। तो जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल डियर हेलो सभी को जो बच्चे हेलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है क्षेत्र मिति इकाई का योगनात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मेंसुरेशन होता है उसका समेटिव असेसमेंट लेना है। अब मैंने आपको बताया था समेटिव क्या होता है और फॉर्मेटिव क्या होता है, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा क्या था आपका, दोनों के दोनों मैंने अच्छी तरीके एक्सप्लेन करे थे, योगनात्मक भी करा था और साथ ही साथ में जो आपका रचनात्मक होता है वो भी करा था। यहाँ पर योगनात्मक होता है, योगनात्मक साल में जो होता है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है, सितंबर और मार्च में। मैंने आपको बोला था जिसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? उपलब्धि परीक्षण के नाम से या फिर पेन पेपर परीक्षण के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो ए इसका फिक्स आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पनाओं की समझ का मूल्यांकन क्या करना है? आपको मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उत्तम है, यानी कि सबसे अच्छा कौन सा है? मौखिक, कार्यपत्र, अवलोकन या लिखित प्रश्न या परीक्षा। तो मैंने आपको बोला था कि अवलोकन करने के जो आपके 4 तरीके होते हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें से जो क्लास फर्स्ट यानी कि क्लास पहली और दूसरी क्लास के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नई शिक्षा को सीखते समय क्या करते हैं? बहुत सारी गलतियां करते हैं, स्टडी करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए उनका निरंतर क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए। तो अवलोकन जो होता है वो छोटी कक्षाओं के लिए बेटर होता है, बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। NIOS DLED मान्य है कि नहीं? तो डियर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मैं बता चुका हूं, बिल्कुल मान्य है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन हिले की ज्यामिति है, जो ज्योमेट्रिकल थ्योरी दी थी उन्होंने, के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार, जो उसकी दिखावट होती है फॉर एग्जांपल के रूप में सर्कल को किस चीज से कोरिलेट करता है? और रोटी से, या फिर रेक्टेंगल को किस चीज से कोरिलेट करता है? दरवाजों से। तो वो किस चीज से कोरिलेट कर रहा है? उनके चित्रों से कोरिलेट कर रहा है। तो ऐसे वर्गीकृत करने का वो कौन से स्टेप पे आता है? तो वो आता है लेवल 0 पर। क्या आता है? लेवल 0 पर, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको विजुअलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजुअलाइजेशन के नाम से, जिसको हिंदी में क्या कहते हो आप? चाक्षुकरण। जो मैंने आपको बोला था वो क्या करा था? चाक्षुईकरण। क्या कहा था? चाक्षुईकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बच्चा है राशिद, कक्षा 5 में जो है वो पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का, यानी कि ये जो त्रिभुज होता है आप सभी को पता है, इसका, इसका और इसका, तीनों का मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसको कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण में है, तो सीधी सी बात है वो मूर्त वाले चरण में है, यानी कि जो चीज उसके सामने दिखती है वो उस चीज को कर देता है डिफरेंशिएट, लेकिन जो चीज नहीं दिख रही है उस चीज को समझने में वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है? ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। ओके, जो कि एक ट्रायंगल में कहा जाता है। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही है। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संख्यात्मक वाली अवस्था में जो चीज उसको दिखेगी उसको वो डिस्क्राइब करेगा, बाकी चीज को नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने रेक्टेंगल यानी कि आयत हैं? उपयुक्त प्रश्न की जांच।
कर रहा है। ये जो प्रश्न है वो किस चीज की जांच कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ये भी एक रेक्टेंगल है और ये पूरा का पूरा भी एक रेक्टेंगल है। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चे को किस चीज की जानकारी दी जा रही है, किस चीज की बच्चे से जानकारी ली जा रही है, तो ये करी जा रही है अंडरस्टैंडिंग की, किस चीज की, समझ की। तो सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। जिस देखो ज्ञान क्या होता है, आपको मैंने ब्लूम की थ्योरी में बताया था, ज्ञान जो चीजें होती है रट रटा के, जैसे कि आपको मेरा नाम, डेफिनेशन वगैरह जो होती है वो ज्ञान के अंतर्गत आती है। याद करने की शक्ति तो है ही नहीं, और सृजनात्मक होती तो सृजनात्मक में बच्चा अपने तरीके से सॉल्व करता। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। तो जिस जिस बच्चों ने डी लगाया था वो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे। बिल्कुल डियर, डी इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4 5 6 2 और 7 2 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न उत्तर में निम्नलिखित प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। क्या प्रतिक्रिया करी उसने, 4 5 6 2 आगे लिखा और उसके आगे 7 2 8 लिख दिया। तो सीधी सी बात है, जो संख्या यहाँ लिखनी चाहिए उसने यहाँ लिख दी, यानी कि उसको किस चीज का ज्ञान नहीं है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान के उसके कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चे कह रहे हैं सर टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो डियर, टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जो है प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है। फॉर एग्जांपल के रूप में जो मैंने आपको बोला था पैसेज वगैरह होंगे हिंदी के, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके सेंड कर दूंगा, या फिर जो मैंने आपको मैथ्स में 3 4 चैप्टर करवाए थे उसका पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया था, या फिर ईवीएस में जो मैंने साइंस वाला पोर्शन करवाया था उसका पीडीएफ शेयर कर दिया था। तो वहां जाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आगे ऊपर नीचे मिल जाएगा। अगर आप नए जुड़े हो तो आपको पहले वाले चेक करना होगा। टेलीग्राम की यही खासियत है, अगर आप आज भी जुड़े हो ना तो पहले आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, पहली वाली भी। ये नहीं कि अगर आप आज जुड़े तो आज ही की चीज मिलेगी। ओके, चलिए बच्चों का आंसर आने लग गया। 16 का सी, 16 का डी। ओके, सौरभ जी कह रहे हैं सर मैंने पीडीएफ लिया लेकिन मुझे है ना पीडीएफ नहीं मिला है। तो सौरभ जी मैंने आपको कई बार बोल रखा है 98 70 58 3 7 8 9। क्या है, 98 70 58 3 7 8 9। ये हमारी पीडीएफ वाली टीम का क्या नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप। ध्यान रखिएगा, मैं बोलता हूं व्हाट्सएप करने के लिए और बच्चे कहते हैं सर कॉल लगा रहे हैं बात हो नहीं पा रही। अरे कॉल नंबर कॉल के लिए नहीं, ये नंबर ये व्हाट्सएप ओनली है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, कुछ चीजें आपसे मांगी जाएंगी, आप दे दीजिएगा और वो आपको दे देंगे पीडीएफ। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रखा है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं के चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो सीधी सी बात है ये मैथ्स की जो स्टेजेस होती है वहां से आपके क्वेश्चंस पूछा गया है, जो कि आपकी लास्ट स्टेज होती है। कौन सी लास्ट स्टेज होती है, जो कि संक्रियात्मक यानी कि ऑपरेटिंग फेजेस होती है। वहां पर बच्चे को गुणा, जमा, घटा, भाग, दशमलव सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या फिर के प्रचलन होगा या फिर होंगे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या होगा। क्या बताना, कक्षा 4 के बच्चों के लिए समय की अवधारणा को समझाने के लिए कितना उनको समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, उस चीज के मूल्यांकन के लिए आप क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, सही आंसर क्या होगा इसका। बच्चे केवल कह रहे हैं कि जो भी आपकी घड़ी होगी ना, उसका सदृश घड़ी जो देखी जा सके, उस पर समय पढ़ने के लिए आप उसे बोलोगे। ओके, बस यानी कि एक बार समय देखकर वो बता देगा, मतलब समय की जानकारी हो गई है। नहीं डियर, बेस्ट ऑप्शन जो है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, तो डी जो है आपका इस हिसाब से, जो देखिए अंकीय घड़ी होगी यानी कि जिसमें नंबर्स लिखे, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डिजिटल घड़ी होती है वो, या फिर जो दीवार पर घड़ी लगी रहती है वो, उस पर समय पढ़ने के लिए बोला। आधे घंटा अधिक या फिर चौथाई घंटा अधिक, या फिर AM PM की सारी, या मिनट या सेकंड, इन सभी की सभी चीजों की संकल्पना समझ में आएगा, तब उसको समय अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, ध्यान रखिएगा, संख्या और परिकलन,
जो कि आप बोल सकते हो उसको किस चीज की प्रॉब्लम है, उसको नंबर और कैलकुलेशन की दिक्कत है। और नंबर और कैलकुलेशन की दिक्कत होती है तो किस चीज से ग्रसित होता है बच्चा, डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय अक्षमता से। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। यानी कि आप जो है चाइल्ड विच क्या कर रहा है, डेवलप्ड बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो उससे किस चीज का विकास होगा, आत्मविश्वास का, तार्किक शक्ति का, या सोच का, या विश्लेषिक सोच का, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग का। ये दो तो होंगे ही होंगे। अब आपको सभी को पता है मैथमेटिक्स में आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आता है कई बच्चों को इसको सॉल्व करने पे, मतलब इनमें से सभी के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। लॉजिकल थिंकिंग होगा, उसके साथ साथ में डियर एनालिटिकल थिंकिंग भी होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका रही सही आंसर होगा, आत्मविश्वास भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी अभ्यास में क्या बोल रखा है, किसी अभ्यास में प्रश्न था P लाइन Q तथा R Q लाइन S रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो यह संकेत करता है, तो यह संकेत किस चीज का करता है, तो यह संकेत करता है बच्चों को बार बार AB लिखने की आदत के कारण की त्रुटियों को। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैं 12th का पेपर दे रहा था बोर्ड का, मुझे आज भी याद है, और वहां पर लिखा था कि एक पर्सन है जिसकी कंपनी का नाम है XYZ, और मैंने वहां पर जो फॉर्मेट होता है उसमें लिख दिया उसकी कंपनी का नाम AB, या फिर कई बार होता है ना ABC। क्यों, क्योंकि हमारे जो अकाउंटेंसी के सर थे बार बार उनको आदत थी ABC क्वेश्चन जो भी बनाते थे उनमें वो ABC ही लिखते थे, तो बार बार ABC लिखने की आदत है उसको। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आपका शायद लास्ट से लास्ट क्लास में भी आया था। साइकिल चलाने में कभी भी गणित का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, या फिर आप जो परचेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स करते हो वो भी होता है, या जब लोन लेते हो आप उसमें भी होता है। ओके, बाकी साइकिल चलाने में फिजिक्स का होता है, ना कि आपका मैथमेटिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी कि जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। क्या बोला, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं तो अब टोकरी में कितने सेब होंगे। इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या फिर किस श्रेणी से संबंधित है। तो इन चारों में से बताइए किस में आपका होगा, कौन सा बच्चा बताएगा सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा। संदीप, पीके सर की क्लासेस नहीं हो रही है। बिल्कुल डियर, पीके सर की क्लासेस नहीं हो रही है क्योंकि उनके जो है फादर की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, रात रात भर उनको वहां रुकना पड़ता है, इसलिए वहां पर क्लासेस नहीं हो रही हैं आपकी पीके सर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास 5 सेब थे। क्या बोला, आपके टोकरी में 5 सेब थे और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, मतलब जमा हो गया। कितने सेब हो गए आपके, 7 5 12 सेब हो गए। तो यहाँ पर क्या किया गया, आपका जमा किया गया, यानी कि योग किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी आपके सामने यहां पर आया है वो क्या आया है, वो रिपीटेशन। देखिए योग की पुनरावृत्ति, क्या बोल रखा है, ये आपका रिपीटेशन ऑफ एडिशन। 5 सेब थे और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, तो क्या हो रहा है, योग की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक, क्या बोल रखा है, रूपात्मक कार्य, यानी कि ऐसा जो कि आपका फॉर्मेटिव टास्क हो। फॉर्मेटिव टास्क क्या होता है, जिसमें गलतियां भी हो तो बाद में ठीक करवाई जा सके। ठीक है, और किस चीज में बात करनी है आपको, गणित में बात करनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, आंकड़ों के विश्लेषण, ठीक है, गणित की बात करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 23rd का ए, 23rd का ए, बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने ए लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट,
ध्यान रखिएगा, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। कई बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं रोल प्ले नहीं होता डियर। कोई भी आपके आंकड़ों का विश्लेषण करना है तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखाने के लिए उसको प्रोजेक्ट में लगाना होगा, खुद जाकर वो सीखेगा उस चीज को। ओके, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका ए, वो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि मैथमेटिक्स में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचरण का होता है, उसका उल्लेख करता है। किस चीज का उल्लेख करता है? जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है मैथमेटिकल में, वो रेफर करता है किस चीज को? तो सीधी सी बात है, वो किस चीज को रेफर करेगा? तर्क वितर्क करने में, अपना ज्ञान को दूसरे ज्ञान को देखने में, या दूसरे ज्ञान को अपने ज्ञान से कोरिलेट करने में, यानी कि एक दूसरे की सोच को बढ़ाने में। ओके, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि गणितीय विचारों को सहमति और संगठित करने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे क्या बोल रखा है कि प्रायः देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों की समझने में क्या हो रही है? कठिनाई होती है। तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, शाब्दिक प्रश्न, जैसे कि अभी आया था कि एक टोकरी में 5 सेब है और उसको 7 सेब और डाल दिए गए तो कुल कितने सेब हो गए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। ओके, एक दो बच्चे जो है बार बार कह रहे हैं सर प्लीज 22 का आंसर चेक कर लीजिए सीटेट आंसर की के अकॉर्डिंग। ओके, सीटेट आंसर की के अकॉर्डिंग। चलिए दीनू है इनका नाम, बिल्कुल डियर चेक करके बता दिया जाएगा। और बताइए 20 का सी नहीं होगा डियर, 20 तो बहुत पहले चला गया, अब तो 25 पे आ गए हो। चलिए 20 को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, कई बच्चे कह रहे हैं सर 22 का जो होगा वो सी होगा, 22 का सी होगा। चलिए एक बार 22 को भी देख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रखा है? देखिए यहां पर बोल रखा है कि प्रायः देखा गया है। ओके, प्राथमिक जो बच्चे होते हैं वो शाब्दिक प्रश्नों में समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है उनको। तो सीधी सी बात है, शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम से आप शाब्दिक प्रश्न को हटा ही दोगे, बिल्कुल गलत है आपका। शिक्षार्थियों को शब्द के अर्थ के लिए शब्दकोश, फिर आपकी शब्दकोश की बात आ रही है, गलत हो गया। शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में, बिल्कुल डियर सही आंसर है, क्योंकि क्या पता उस बच्चे उस भाषा को समझ नहीं पा रहा हो, इसलिए कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने सी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं सी होगा, सी होगा, सी होगा। क्या है? ओके, एलिग्रेशन यानी कि समुच्चयन। ओके बिल्कुल डियर, इसका है ना एक बार ये कर लो, डी का, इसका सी कर लो। सही कह रहे हो डियर, इसका सी कर लो। जो बच्चे सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए योग की जो है वो पुनरावर्ती, कहने का मतलब है जो योग जो है पुनरावर्ती हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखो एक चीज था आपका 5, उसमें आपकी 7 चीजें और डाल दी गई। एडिशन तो हो रहा है लेकिन बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसका। एक ही बार तो योग हुआ है, पहले 5 थे, आपने 7 से वो डाल दिए, तो एक ही बार हुआ। पुनरावर्ती कहां पर हुआ? ओके, तो इस चीज का जो समुच्चय होता है, क्या होता है, कुछ चीजें आपके पास होती हैं, उसमें कुछ चीजें आप और ऐड ऑन कर देते हो, तो उसको एलिग्रेशन यानी कि समुच्चयन कहा जाता है। तो जिस जिस बच्चों ने सी का, बिल्कुल डियर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मैंने सी ऑप्शन चेक नहीं करा और आंसर लगा दिया। धन्यवाद दोस्तों, जिस जिस बच्चों ने इसका सी लगाया बिल्कुल सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐड किया गया है, सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही होगा। चलिए एक बार बी भी देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं बी का भी सी होगा। सी क्या है? ओके, रेखा खींची गई थी जिसमें ए और बी, सी क्या थी? संकल्पात्मक त्रुटियां, कंसेप्चुअल एरर। बिल्कुल डियर गलत है ये। बार बार उसको जो है वो रेखाओं को लिखने की आदत थी, ए बी, इसलिए उसने पी क्यू और आर एस को ए बी लिख दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। बी जो होगा, बी का सही आंसर है, ए ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि कक्षा 3 के अध्यापक ने कक्षा को क्या बोल रखा है? व्याकरण पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया। एक बक्से में 50 बोतल आ जाती है, उसमें पहले से 20 बोतल, इस बक्से में कितनी बोतल और रखी जा सकती है? इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? तो देखो यहां पर क्या बोल रखा है कि पहले आपके पास एक डब्बा था, उस डब्बे में आपने क्या करा, इस डब्बे में आपने कर दिया 50 बोतल है ना, हाँ जी 50 बोतल है, और इसमें आपकी क्या बोल रखा है, उसमें पहले से ही, ओके गलत कर दिया मैंने, इसने बोल रखा है
कि एक बक्से में जो है कैपेसिटी वो कितनी है, 50 बोतल की है। जिसमें इसने बोल रखा है उसमें पहले से ही क्या है, 20 बोतल है। तो इसमें इस बक्से में और कितनी बोतल आ जाएंगी, तो 30 बोतल और आ जाएंगी, सीधी सी बात है। ये प्रश्न बोला गया है। तो ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि योग का पुनः करता है। या तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। तुलना तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, ना ही यहाँ पर आपका विभाजन हो रहा है, ना ही आपका किसी चीज को कम किया जा रहा है, यानी कि न्यूनीकरण करा जा रहा है। तो 3 तो आपके वैसे ही हट गए, जोड़ा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की गणित पाठ्यक्रम, सीधी सी बात है, एनसीएफ 2005 जो कहता है वो ये कहता है कि बच्चों की जो पाठ्यक्रम होनी चाहिए प्राथमिक पे, वो दैनिक जीवन से सोचने, तर्क वितर्क करने, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर देने वाली पुस्तक होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। बाकी देखिए, ज्ञान पर केंद्रित बिल्कुल गलत है, गणित की संकल्पना को कठोरता से बिल्कुल गलत है, उसको क्या बोल रखा है, प्रगामी, यानी कि जो उसका मैथमेटिक्स एडवांस के लिए उसको तैयार करना, बिल्कुल गलत है। तो बाकी ये 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षीय चर्चा की गई है। यानी कि त्योहार का समय है, कक्षा 5 है और कोई सेल लगी है, उस सेल पे और उन्होंने क्या करा है, वहां पर क्लास में बोल सकते हो वाद विवाद रखा है। तो इस प्रकार की चर्चा क्या होगी, तो इस प्रकार की सीधी सी चर्चा, जो बच्चे के सामने वाले के तर्क होंगे वो सामने वाला समझेगा, और सामने वाले के जो तर्क होंगे दूसरे वाले को समझाएगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने ज्ञान को बांटेंगे। तो इस प्रकार का ओपन जो देखिए, गर्मा गर्मी वाला बहस होगी, बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के विचारों को सुनने और विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है कि आपके विचार जो है वो सामने वाला सुनेगा, सामने वाले के विचार जो है वो आप सुनोगे, और दोनों के बीच में क्या होगा, आपने तर्क रखने का प्रोत्साहित, यानी कि मोटिवेशन के लिए एक तरीके का कार्य करेगी वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक कहाँ की बोल रखी है, 1 to 5 की बोल रखी है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, बहुत सारे, जहां पर आंसर मिल जाए बहुत सारे, वो बिल्कुल गलत है। जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम दोनों चीजें गलत रहती हैं। ठीक है, बच्चों की दैनिक जीवन, जहां पर मिल जाए आपका दैनिक जीवन, आंख बंद करो और लगा दो आंसर। देखो यहां पर भी आपके बहुत सारे हैं, और यहां पर केवल रंगीन चित्र के ऊपर बात करी गई है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो दैनिक जीवन की ऐसी चीजें होनी चाहिए, उसको जोड़ से उसके संबंधित करके उसको सिखाया जाना चाहिए, कोरिलेटेड करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, यानी कि वैन हेले की थ्योरी का क्या नाम था वो पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो है इनका नाम था, ज्यामितीय चिंतन जो है इनकी थ्योरी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना मैथ्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे लिखकर बताइए कि टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। बाकी ये हमारा लर्निंग क्या है, हमारी टेलीग्राम का चैनल है, किसी भी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो यहाँ से आपको मिल जाया करेगा। लगभग 22,500 बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी लर्निंग ऐप है डीके एकेडमी, किसी बच्चे को किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, 30% का ऑफ चल रहा है। बाकी अगर टेस्ट लगाना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लगा सकते हो आप यहाँ पर। ओके, बाकी हमारी इंस्टा की आईडी है, किसी को पर्सनल ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। और बाकी आपके लिए एक बात, कल आपकी दोपहर में ईवीएस, ध्यान रखिएगा, कल आपकी दोपहर में ईवीएस 12:15 पर मैराथन क्लास होगी। है किसकी क्लास होगी, ईवीएस की मैराथन क्लास होगी। किसकी, एनसीईआरटी की फैक्ट के अनुसार, एनसीईआरटी की बुक्स की जो फैक्ट है, जो 15 नंबर की पूछी जाती है उसकी। ठीक है, तो इसमें मैराथन क्लास होगी। इसमें देखते हैं आपके 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की कल पूरी की पूरी कोशिश करी जाएगी। ओके, तो कल दोपहर में 12:15, कितने बजे, 12:15। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ज्वाइन हो जाइए, कल दोपहर में 12:15 आपकी एक मैराथन सेशन होगा, जिसमें पूरी की पूरी बात करी जाएगी एनसीईआरटी फैक्ट, जिसमें आपके 15 नंबर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, कल दोपहर में 12:15। ओके,
12-15 डियर, 12-15 से होगी क्लास, 12-15 से बिल्कुल। कल आपकी क्वेश्चंस की क्लास होगी, ईवीएस की, एनसीईआरटी फैक्ट की, और परसों होगी आपकी एनसीईआरटी की शॉर्ट नोट्स का मैराथन क्लास। कल होगी क्वेश्चंस की, परसों होगा आपका थियोटिकल पोर्शन का। ओके, और बाकी आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप क्लास को लेते रहोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा एक टॉप 30 क्वेश्चंस का क्लास। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छे से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,